नमस्कार, स्वागत है आपका 3 at 3 में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कणवाल, नेहा बाथम और श्वेता झा मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अगले 1 घंटे में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे चीन की बेचैनी आखिर क्यों बढ़ी हुई है, क्यों वो छटपटा रहा है। चीन के मार्केट में पाकिस्तान की खरीदारी की खबर का भी खुलासा होगा, लेकिन सबसे अहम होगा साउथ चाइना सी में चीन का युद्धाभ्यास। और इसी बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि कुदरत के कहर से कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में आफत आई है। ये भी बताएंगे कि गुजरात राजस्थान में कहां-कहां लहरों ने जिंदगी को संकट में डाल दिया। इन दो खबरों के अलावा आपको बता दें, इस बुलेटिन की सबसे अहम खबर आपको बताएंगे और सबसे बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई। जी हां, इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये भी आपको हम बताएंगे कि सीबीआई कैसे सच जानने के बेहद करीब पहुंचती जा रही है। एक सितारा वो आसमां का रहता अब बेहाल है, क्या मिलेगा उसकी रूह को इंसाफ, ये एक सवाल है। इंसाफ ये एक सवाल है, इंसाफ ये एक सवाल है, इंसाफ ये एक सवाल है। तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेगा। कर दो काम। एक सितारा वो आसमां का रहता अब बेहाल है, साथ तेरे साथ मेरे ये सारा जहां सवाल है। इंसाफ ये एक सवाल है, इंसाफ ये एक सवाल है, इंसाफ ये एक सवाल है, इंसाफ ये एक सवाल है। और सुशांत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म मेकर संदीप सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स आज तक को हासिल हुए हैं। इससे यह खुलासा होता है कि संदीप सिंह पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन उन्होंने नहीं किया था, उनसे संपर्क में ही पिछले 1 साल से नहीं थे। संदीप खुद को सुशांत का दोस्त बताते थे, जबकि सुशांत के परिवार की माने तो वो लोग संदीप सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब सुशांत का परिवार ही संदीप को नहीं जानता और संदीप ने सुशांत से 1 साल से बात नहीं की, तो आखिर संदीप सुशांत की मौत के बाद अस्पताल क्यों पहुंचे? सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि संदीप सिंह दुबई में क्यों और कितनी बार गए हैं, इस बारे में उनसे पूछताछ की जाए। तो एक तरफ संदीप सिंह को लेकर अब सवाल हो रहे हैं, बहुत संभव सीबीआई आने वाले समय में संदीप सिंह से भी जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे। आपको बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। सीबीआई आज फिर से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती से पूछताछ कर रही है। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी पूछताछ हो रही है। सैमुअल मिरांडा भी सीबीआई ऑफिस पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर अब सीबीआई इस पूरे मामले में आर्थिक लेन देन पर भी अपना फोकस रख रही है। दो सवाल करीब केशव आपसे करना चाहेंगे। केशव, एक्शन में है सीबीआई, ताबड़तोड़ हो रही है चश्मदीदों और सुशांत के सहयोगियों दोस्तों से पूछताछ। नीरज से लगातार 5वें राउंड की पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी से 4थी बार, दीपेश सावंत से 4थी बार और कुक केशव बचनर से 2री बार। ये वो 4 चेहरे हैं जो सुशांत की मौत के राजदार हैं। लिहाजा सीबीआई की पूछताछ की लिस्ट में सबसे अहम इन 4 के नाम हैं। सुशांत के जो स्टाफ फ्लैट में थे, जिन्होंने जूस दिया, जिसने ताला तोड़वाया और जो सुशांत के हर काम काज को देखते थे, वो यही 4 चेहरे हैं। केशव, आप आखिरी बार सुशांत से मिले थे, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स थी, ये जानना चाहते हैं केशव आपसे। केशव, केशव सवालों से भाग रहा ये केशव बचनर है। कुक केशव मीडिया के सवालों से तो भाग गया, लेकिन सीबीआई के सवालों से बचना नामुमकिन है। केशव एक बार बात कर लो। केशव से सीबीआई के अधिकारी आज लगातार 2री बार पूछताछ कर रहे हैं। क्या उनकी फीलिंग्स थी, ये जानना चाहते हैं। करीब 2.5 महीने से लगातार जांच में सोमवार को पहली बार केशव सामने आया। दावा है कि केशव ही वो शख्स है जिसने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा था। केशव एक बार बात कर लो। केशव
डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी में एक नाम है रजत मेवाती का, वही रजत मेवाती जिसे सुशांत की बहन प्रियंका ने पैसे की हेराफेरी के आरोप में फटकार लगाई थी। मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार। इसको तो मैं 10 साल के पहले नहीं कर लेने दूं। प्लीज देखो, 7 साल की सजा होती है। अब तक सीबीआई सुशांत के 5 स्टाफ से पूछताछ कर चुकी है। इसमें हाउसकीपर नीरज, मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, कुक केशव, हाउसकीपर दीपेश सावंत और पूर्व स्टाफ रजत मेवाती है। सीबीआई का फोकस है कि सुशांत के साथ रह रहे इन लोगों से पहले दौर में पूरी जानकारी ली जाए। कि सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है। हमारे आपके बोलने से या किसी के बोलने से उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं पड़ता। और ये सोचना कि कोई अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देगा उससे उनकी जांच को प्रभावित होगा, तो फिर तो बहुत ही उस एजेंसी के लिए बड़ी दुख की बात होगी कि उनका प्रोफेशनलिज्म इसका मतलब नहीं है। सीबीआई यही नहीं रुक जाना चाहती। नीरज, पिठानी और दूसरे चश्मदीदों के बयानों में फर्क मिलने के बाद अब चारों का आमना सामना करने की तैयारी है। पहले राउंड में सीबीआई 2-2 को बिठाकर सवाल जवाब करेगी, फिर दूसरे राउंड में सभी को एक साथ बिठाकर सवाल दागने की तैयारी है। सुशांत के फ्लैट में पहुंचकर कई दौर की तफ्तीश कर चुकी है सीबीआई। अब जांच का दायरा आर्थिक लेन देन पर भी फोकस होने लगा है। यही वजह है कि सीबीआई सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सवाल जवाब कर रही है। इससे पहले सीबीआई के कई अधिकारियों ने ईडी से भी मुलाकात की और अब तक की पूछताछ को लेकर जानकारी मांगी है। अब बारी है रिया चक्रवर्ती की, लेकिन उससे पहले सीबीआई सुशांत के स्टाफ से हर सच जान लेना चाहती है, तभी संबंध किए जाने की उम्मीद है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सच तक पहुंचने के लिए सीबीआई अब जांच का एक खास तरीका अपनाएगी। इसमें सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होगी। और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुशांत क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि मौत से लगभग 1 वीक या 10 दिन पहले तक सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, उन दिनों वो क्या सोच रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे, इसकी मनोवैज्ञानिक पड़ताल की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या चल रहा था? सुशांत के मैसेज, पोस्ट और उनके नोट्स में कौन से राज छुपे हुए हैं? सच जानने के लिए अब सुशांत के दिमाग को पढ़ेंगे एक्सपर्ट। खुलेगा हर राज जब होगी सुशांत के दिमाग की साइकोलॉजिकल जांच। सुशांत की मौत के सच तक पहुंचने के लिए सीबीआई अब वो करने वाली है जो अब तक सिर्फ 2 केस की जांच में हुआ है। सुसाइड और मौत के रहस्य से अब खुद सुशांत ही पर्दा उठाएंगे। जी हाँ, चौंकिए मत, सीबीआई अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने वाली है। आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई के एक्सपर्ट सुशांत के दिमाग को पढ़ने वाले हैं और आसान शब्दों में बताएं तो मौत से पहले सुशांत का व्यवहार कैसा था, सुशांत क्या सोच रहे थे, क्या लिख रहे थे, सब मनोविज्ञान की कसौटी पर जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। सुशांत के लिखे नोट्स, सुशांत के व्हाट्सएप चैट, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, सुशांत का व्यवहार, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में इन सब का अध्ययन होगा, बारीकी से जांच होगी। सुशांत के करीबियों, परिवार, उनके दोस्तों से बात करके ये पता लगाया जाएगा कि आखिरी के दिनों में सुशांत की मनोदशा कैसी थी। क्या उनके व्यवहार में कोई बदलाव था? क्या उनके रहन सहन, दिनचर्या में कोई बदलाव था? सुशांत केस में सीबीआई की टीम अब सुशांत के दिमाग का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। दरअसल इसे आप दिमाग का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि मौत के पहले किसी शख्स की क्या मनोस्थिति रही होगी। उसके सोशल मीडिया के पोस्ट, तमाम चीजों का अध्ययन सीबीआई की टीम करेगी और इससे ये पता चलेगा कि मौत के पहले वो शख्स क्या था और किस तरह का था, क्या कोई उसे डिप्रेशन था या नहीं था। ये तमाम चीजें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से पता चलती है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से ये साफ हो सकेगा कि सुशांत क्या सोच रहे थे और ये साफ हो सकेगा कि क्या सुशांत इतने परेशान थे कि अपनी जान दे दें।
मुंबई पुलिस कमिश्नर ने दावा किया था कि सुशांत आखिरी दिनों में गूगल पर आसान मौत के बारे में सर्च कर रहे थे। सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इसके पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी केस में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। किसी भी संदिग्ध सुसाइड केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेहद अहम होती है। ये जांच का वो तरीका है जिसमें मरने वाले की मानसिकता का अध्ययन किया जाता है। सुशांत के केस में भी अब सीबीआई जांच में इसी तरीके का इस्तेमाल करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट की जांच करके भी सीबीआई सच तक पहुंचेगी। एक्सपर्ट ये देखेंगे कि मौत से पहले उनके साथ कोई ज्यादती हुई या नहीं। सुशांत के विसरा रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि उन्हें जहर तो नहीं दिया गया। जरूरत पड़ने पर विसरा के बाकी बचे हिस्सों की भी जांच होगी। साथ ही सीबीआई कमरे से संदिग्ध फिंगरप्रिंट की तलाश भी करेगी। सुशांत केस में मौका वारदात से ज्यादातर सबूत और निशान नष्ट हो चुके हैं, इसीलिए फॉरेंसिक सबूत ही सबसे अहम साबित होंगे। अरविंद ओझा के साथ शमस्ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सुशांत केस की मिस्ट्री सुलझाने का दारोमदार काफी कुछ फॉरेंसिक सबूतों पर टिक गया है और इसमें सबसे अहम है विसरा की जांच। बिल्कुल, आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जो विसरा इकट्ठा किया था उसमें से 80% का इस्तेमाल जांच में हो चुका है, जबकि 20% कलीना लैब में सुरक्षित है। सुशांत केस की जांच गवाहों के बयान के साथ साथ फॉरेंसिक सबूतों पर टिकी हुई है। इसमें अहम है विसरा। मुंबई पुलिस ने सुशांत का विसरा जांच के लिए कलीना के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा। विसरा का करीब 80% सैंपल जांच में इस्तेमाल कर लिया गया। अब कलीना FSL में सुशांत के विसरा का करीब 20% सैंपल बचा है। मान लीजिए सीबीआई विसरा की दोबारा जांच करना चाहे तो उसे सिर्फ 20% बचे हुए विसरा के नमूने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कलीना के फॉरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसरा के जो नमूने भेजे थे उनमें से 80% ऑर्गन के नमूने एनालिसिस के दौरान इस्तेमाल कर लिए गए थे। सुशांत के खून के नमूने DNA जांच के लिए इस्तेमाल किए गए। उसी तरह बाकी अंगों के नमूने भी अलग अलग फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल किए गए। लेकिन इसके बावजूद सुशांत की विसरा के करीब 20% नमूने अभी भी कलीना के फॉरेंसिक लैब में मौजूद हैं। अगर सीबीआई चाहे तो वो इन नमूनों को अपने कब्जे में ले सकती है। विसरा के अलावा कलीना के फॉरेंसिक लैब में सुशांत के कमरे से मिले कुछ दवाइयों के स्ट्रिप और सिगरेट के बर्ड्स भी शामिल हैं। इनकी भी जांच की गई है। अब सवाल ये है कि क्या विसरा के बाकी बचे 20% सैंपल सीबीआई के किसी काम आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कलीना के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक विसरा के बाकी बचे नमूनों से भी सीबीआई सच्चाई का पता लगा सकती है। यानी अगर सीबीआई की फॉरेंसिक टीम को विसरा रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नजर आती है तो वो दूसरी राय लेने के लिए बाकी बचे 20% विसरा के नमूनों की जांच कर सकती है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता विसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। अगर इस जांच में पाया गया कि विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधी अधूरी है तो सीबीआई दोबारा जरूर विसरा की जांच करवा सकती है। अरविंद ओझा के साथ शमस्ताहिर खान, मुंबई, आज तक। और सुशांत की मौत के 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बहनों की याद में आज भी सुशांत जिंदा है। सुशांत की बहन श्वेता ने अपने रिसेप्शन का एक वीडियो जारी कर उन यादों को फिर से जिंदा किया। इस वीडियो को याद कर श्वेता सिंह कीर्ति और परिजन भावुक हैं।
स्मृति और यादों के एल्बम से निकली ये वो तस्वीरें हैं जहां एक बहन के लिए भाई को खोने का दर्द है, तो उन अच्छे दिनों की यादों के सहारे जिंदगी जीने की हिम्मत और हौसला भी है। इस वीडियो में हर कोई खुश दिख रहा है। खुद सुशांत सजे धजे सबसे गले मिल रहे हैं। सुशांत की बहन दुल्हन के जोड़े में दमक रही है। सुशांत के बहनोई स्टेज पर मुबारकबाद कबूल कर रहे हैं। ये वीडियो है सुशांत की सबसे छोटी बहन श्वेता की शादी के समारोह का। ब्याह के बाद रिसेप्शन में पूरा परिवार खुशियों के खजाने को पाकर खुशकिस्मत था। सुशांत को गौर से देखिए, एकदम दुबले पतले सुशांत कभी बहन श्वेता से बात कर रहे हैं, कभी बहनोई से गले मिल रहे हैं। श्वेता ने ये वीडियो जारी करते हुए बेहद भावुक लफ्जों से लोगों का कलेजा चीर दिया। श्वेता ने उन दिनों को याद करते हुए लिखा कि मेरी शादी के रिसेप्शन में भाई मुझे गले लगाते हुए, मुझे याद है रिसेप्शन से एक दिन पहले उसने मुझे गले लगाया और रो पड़ा। श्वेता ने आगे लिखा कि काश मैं उस दौर में लौट पाती। वीडियो डालने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अमेरिका में रहती हैं और वहीं से उन्होंने सुशांत को इंसाफ के लिए भरपूर आवाज उठाई। रक्षाबंधन पर तो श्वेता की यादों ने आंखों में आंसू हिला दिए। सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे। रानी, मीतू, प्रियंका और श्वेता। चारों बहनों के लिए अब भाई के लिए इंसाफ ही उसकी यादों को श्रद्धांजलि है। आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में अब सीबीआई सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही है, जिससे पता लगाया जाएगा कि आखिर सुशांत की मानसिक स्थिति कैसी थी। इससे पहले सिर्फ 2 ही ऐसे मामले थे जब सीबीआई को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ी। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। क्या है एक मुस्कुराते हुए चेहरे के दुनिया से रुसवा होने का सच? क्या सच में सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब सीबीआई सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। देश में तीसरी बार किसी बहुचर्चित मामले में सीबीआई की CFSL टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सुशांत के दिमाग का अध्ययन सीबीआई की फॉरेंसिक टीम करेगी। सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज चैट, सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम पोस्ट का सीबीआई फॉरेंसिक टीम अध्ययन करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्तों, करीबियों, उनके साथ रहने वाले कर्मचारियों से सुशांत के मनोदशा, व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत के व्यवहार, रहन सहन, दिनचर्या का अध्ययन करेगी सीबीआई। सुशांत सिंह मौत का सच सामने लाने में यह ऑटोप्सी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक तरह से सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आत्महत्याओं की जांच करने का तरीका है। इसमें मृतक के परिजनों, दोस्तों, जानने वालों, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उसके बारे में बात कर मृतक की मानसिकता का विश्लेषण किया जाता है। सुशांत के केस में भी अब सीबीआई जांच में इस तरीके का इस्तेमाल करेगी। कल सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल भी पहुंची, जहां अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की। इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। सीबीआई की टीम ने शव गृह का मुआयना भी किया। दरअसल सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के टाइम का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल की ओर से साफ किया गया कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई थी। अस्पताल में पोस्टमार्टम रात को करीब 11 बजे हुआ था, यानी ये वही वक्त था जब सुशांत के घर में मौजूद लोग
सुशांत की मौत की बात कर रहे हैं। अगर सपोज सुशांत को हैंग किया गया, किसी ने बेहोश की दवा दे दी, मान लीजिए एक पर्सन को कि जूस में उसको बेहोशी की दवा मिला के दे दी गई और उसके बाद सुशांत के गले में फंदा कस दिया गया मर्डर करने के बाद, तो विसरा रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि सुशांत को जीते जी इस तरह की कोई मेडिसिन या बेहोशी की दवा या जहरीली चीज दी गई थी, तो उससे क्लियर हो जाएगा साजिश। तो विसरा रिपोर्ट इसलिए बहुत अहम होता है। सुशांत की मौत के हर पहलू पर सीबीआई की नजर है। एक ओर गवाहों से पूछताछ का दौर जारी है तो दूसरी ओर सबूतों की पड़ताल चल रही है। शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मामले में सीबीआई को नीरज और पिठानी के बयानों में कई सारे फर्क दिखाई दिए, इसलिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सच जानने के लिए सीबीआई सुशांत के घर मौजूद चारों स्टाफ को आमने सामने बिठाकर जांच करने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा। पूछताछ में गवाहों के बयान में बड़ा अंतर। मेल नहीं खा रहे नीरज और पिठानी के बयान। क्या सच नहीं उगल रहे हैं नीरज और पिठानी? सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सुशांत केस की अहम कड़ी। ये दोनों 14 जून को मौका वारदात पर मौजूद थे। सीबीआई की टीम नीरज से पिछले 4 दिनों से और सिद्धार्थ पिठानी से 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में अहम बात ये सामने आई है कि दोनों के बयानों में काफी अंतर है। नीरज ने सीबीआई पूछताछ में कहा कि जब सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी में कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही थी, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में कहा कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था। नीरज ने बताया कि जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खुला तो सिद्धार्थ एकदम रिलैक्स था और चाबी वाले को भगाने की जल्दी में था, जबकि सिद्धार्थ ने कहा कि खुद चाबी वाला जल्दी में था। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद रफी शेख ने भी खुलासा किया। अब जरा वो भी सुन लीजिए। नहीं, आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे थे, एकदम रिलैक्स लग रहे थे उन लोग। कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं परेशान है या कुछ ऐसा, कुछ शक्ल से तो उनके मतलब हाव से ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, तो एकदम रिलैक्स ही थे कि आप बस काम कर रहा था मैं तो देख रहे थे। वो बस देसी लॉक तोड़ा तो बस उन्होंने कहा कि आपका सामान लो और जाओ, और मुझे अंदर एक भी कुछ भी नहीं देखने दिया। नीरज ने ये भी बयान दिया कि जब दीपेश ने सिद्धार्थ से कहा कि सुशांत अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तब कहीं जाकर सिद्धार्थ पिठानी ने एक बार सुशांत का दरवाजा खटखटाया, जबकि सिद्धार्थ पिठानी का बयान है कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था और बार बार दरवाजा पीट रहा था। आइए आपको दिखाते हैं आज तक से बातचीत में नीरज ने दरवाजा खटखटाने को लेकर क्या कुछ कहा। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सबने एक बार ट्राई करा। सीबीआई के लिए नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयानों का यही विरोधाभास दोनों से बार बार पूछताछ के लिए मजबूर कर रहा है। नीरज और दूसरे लोगों के बयान में ये भी सबसे बड़ा अंतर है। सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। इसी सच का पता लगाने के लिए सीबीआई और भी कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, शम्स ताहिर खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। चीन की बात करेंगे कि चीन इस वक्त तनाव बढ़ाने में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। एक बार फिर उसने बड़ा फैसला लिया है। चीनी नौसेना साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रही है। दक्षिण चीन सागर में पहले से कई देश चीन की घेरेबंदी में जुटे हैं। चीन अपने खिलाफ खड़े मोर्चे को देखकर परेशान है। फिर दक्षिण चीन सागर में कूद आया है चीन। समंदर में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। लगातार युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। तबाही मचाने वाले विमानों का एक्शन दिख रहा है, तो लहरों को चैलेंज करते जलपोत भी समंदर में दौड़ लगा रहे हैं।
अब चीन खौफ में है। जिस समंदर में वो कभी अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ता था, अब वही चीन डरा सहमा है कि कहीं उसकी घेराबंदी तेज न हो जाए। लिहाजा वो अपनी तसल्ली के लिए दक्षिण चीन सागर में उतरा है। उसकी नौसेना भी जंग जैसा तेवर अपना रही है और अभ्यास कर रही है। सोमवार से ही इसका आगाज हो चुका है। साउथ चाइना सी में चीन को घेरने के लिए पहले से ही कई देशों की नौसेना मौजूद है। अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल और डिस्ट्रॉयर के साथ हाजिर है, तो ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है। फिलीपींस, जापान, ताइवान के साथ चीन की तनातनी तो पहले से जग जाहिर है। चीन इसी घेराबंदी की वजह से साउथ चाइना सी में अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहता। क्या पाक चीन का गुलाम बन रहा है? एकदम गुलाम बन रहा है और पूरी तरह से उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान आर्मी को चीन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, टेक ओवर कर लेगा, आईएसआई को टेक ओवर कर लेगा और पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है, जो प्रजातंत्र है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साउथ चाइना सी में मुसीबत भांप कर चीन चक्कर खा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देशों से उसने दुश्मनी मोल ली है। अब वो दोस्त बनाना चाहता है, तभी तो वो पाकिस्तान को हथियारों की खेप बेच रहा है। चीन ने रविवार को ही पाकिस्तान के लिए एक युद्धपोत लॉन्च किया है। दोनों देशों में 4 युद्धपोत की डील हुई है। उसी के तहत पहला युद्धपोत चीन ने लॉन्च किया है। पाकिस्तान गदगद है, दावा कर रहा है कि इससे पाकिस्तान नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। कर्ज में डूबा पाकिस्तान मदद के लिए चीन का मुंह देखता है। ड्रैगन भी मौके की नजाकत को भांपकर उसे हथियार बेच रहा है। इमरान तो चीन को सच्चा दोस्त तक बता चुके हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में पॉलिटिकली खड़ा रहे, और हमारे दोस्त इस तरह पॉलिटिकली नहीं खड़े रहे जिस तरह चाइना खड़ा रहे। चीन जिसे पाकिस्तान अपना सच्चा दोस्त मान रहा है, वो देश अपनी कूटनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फिर भी अपनी नीति और नीयत नहीं बदलना चाहता चीन, और यही सफर उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, तभी तो वो नया प्रोपेगेंडा रच रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के खिलाफ चर्चा में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सबसे बड़ा झूठ बोला। देखिए रिपोर्ट। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आग लगी है। पीओके में पाकिस्तान के दोस्त चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में बिजी है। अब उस पाकिस्तान ने हिंदू कट्टरपंथ का राग आलापा है। पाकिस्तान चाहता नहीं कि पीओके में उसके खिलाफ जारी बगावत की तस्वीर दुनिया देखे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि आतंकवाद पर उसकी मिट्टी पलीद हो। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर पल रहे आतंकियों पर दुनिया की नजर पड़े। तभी तो वो यूएन जैसे मंच का गलत इस्तेमाल करता है। अब उस पाकिस्तान के नए प्रोपेगेंडा का खुलासा हो गया है। यूएन का मंच हो और पाक की जुबान पर भारत का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
उसी मंच पर आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान ने आतंकवाद के खात्मे पर ज्ञान दिया है। जिसकी जमीन आतंकवादियों के लिए बेहद उर्वर है, अब वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को दहशतगर्दी से निपटने पर विचार पेश कर रहा है। उसने हिंदू कट्टरपंथ का राग आलापा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा और आतंकवाद से सुरक्षा विषय पर बहस थी। मुद्दा आतंकवाद था। मौका आतंकवाद के खतरे से निपटने की रणनीति बनाने का था, लेकिन पाकिस्तान को भारत याद आया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि हमें ISIL, अल-कायदा और उनसे जुड़े संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन नफरत के आतंकवाद का सामना भी करना चाहिए, जो इन दिनों देखने को मिल रहा है। अपनी जमीन पर आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब पूरे विश्व को आतंकवाद से बचने के लिए अलग अलग तरीके का पाठ पढ़ा रहा है। हाल ही में उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये बात कही कि आतंकवाद कोई विचारधारा नहीं है, किसी एक खास संगठन को इससे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके का पाठ पाकिस्तान अब पूरे विश्व समुदाय को पढ़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचना चाहता है और इसीलिए उसने हाल ही में 88 आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन कभी उसमें वो हाँ करता है और कभी ना करता है। पाकिस्तान के इस बयान से साफ हो जाता है कि वो मुद्दे से भटकाने का उस्ताद है। पाक के प्रतिनिधि ने अपनी जमीन में पल रहे आतंकवादियों का जिक्र नहीं किया, उन्हें खत्म करने का प्लान नहीं बताया, फिर भी दुनिया से उम्मीद पार रखी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आतंकवाद का स्पेशलिस्ट है, केंद्र बिंदु है, एपी सेंटर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात है कि ये कहावत है कि चलनी ने सूप को दोसा ब्लेम किया, जबकि उसके खुद के 72 छेद हैं। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और वो दूसरे समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान UN जैसे सम्मानित मंच पर झूठ का पुलंदा पेश कर दुनिया को बरगला नहीं सकता। अब सच भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की धरती पर ही लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन पल रहे हैं। 80 से ज्यादा आतंकवादी संगठन पाक में मौजूद हैं। मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे सरगना अपनी साजिशें तैयार कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। फिर भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ही दिखता है। ये पड़ोसी मुल्क उठते बैठते सोते जागते भारत विरोधी एजेंडा ही तैयार करने में लगा रहता है। हिंदू कट्टरपंथ का राग अलापने वाला पाकिस्तान भूल गया कि उसके मुल्क में कैसे मजहबी हमले होते रहते हैं। अभी हाल ही में कराची में एक प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, लेकिन पाक अब जब बेनकाब होने लगा है तो उसे मेमोरी लॉस हो जाता है। वो अपने गुनाहों को भूल दुष्प्रचार को हथियार बना लेता है। POK में पाकिस्तान का अत्याचार भी किसी से छिपा नहीं है। चीन के साथ मिलकर वो वहाँ जुल्म ढा रहा है, अवैध तरीके से डैम बना रहा है। कर्ज के लालच में खुद को चीन के हाथों गिरवी रख चुका है पाकिस्तान, लेकिन अब POK की जनता जाग चुकी है। वजीर आजम इमरान खान अपनी मुखालफत की तस्वीरें भी अच्छे से देख लें और बेहतर है कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने से पहले वो अपना चेहरा आईने में देख लें। दिल्ली से जितेंद्र सिंह बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। और सुशांत मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 14 जून को संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से 3 बार फोन पर बात की थी। आपको बता दें ये वही संदीप सिंह है जिनके कॉल डिटेल्स आज तक के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, जिसमें 1 साल में एक बार भी सुशांत से उन्होंने बात नहीं की है। अपने आप को सुशांत का दोस्त बताने वाला ये शख्स 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर से बात इसने की है। 14 जून को 3 बार बताया जा रहा है और 16 जून को 1 बार कॉल किया है। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप सिंह, जिसे ना परिवार वाले जानते हैं ना उनके और दूसरे दोस्त जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का अपने आप को बेहद करीबी बताने वाला ये शख्स सुशांत की मौत के बाद हर एक जगह सुशांत से रिलेटेड तमाम तरह की खबरों में
संदीप सिंह का चेहरा आपको याद होगा, ये शख्स हर जगह आपको दिखा है। अब जो लेटेस्ट खबर, ब्रेकिंग न्यूज आज तक पर सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है 14 तारीख को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, 3 बार संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन किया था, फोन पर बातचीत हुई थी और 16 जून को भी एक बार कॉल किया था। अब कई सवाल जाहिर सी बात है इससे जुड़े हुए उठेंगे कि 16 तारीख को भी क्यों फोन किया, 14 तारीख को भी संदीप ने ही क्यों फोन किया, जबकि संदीप ये बता रहे हैं, कई विरोधाभास बयान उनके सामने आ रहे हैं। एक बार उन्होंने ये कहा कि उन्हें घर पर जब टीवी चैनल उन्होंने देखा तब पता चला सुशांत के मौत के बारे में। दूसरी जगह उन्होंने कहा कि किसी ने उनको फोन किया तब बताया कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, और तीसरी जगह कुछ और बोला है। यानी कि 3-4 अलग अलग विरोधाभास उनके बयान सामने आ चुके हैं। संदीप सिंह के कॉल डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आज तक पर हम आपको दिखा चुके हैं। पिछले 1 साल में एक भी बार सुशांत सिंह राजपूत से इन्होंने कोई बात नहीं की है। हालांकि अंकिता लोखंडे से 1-2 बार बताया जा रहा है कि सितंबर के महीने में उन्होंने बात की है। बाकी और भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन सुशांत के अपने आप को करीबी बताने वाला शख्स एक बार भी पूरे साल में सुशांत से बात नहीं करता है। अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है और जैसे ही सुशांत की मौत होती है सबसे पहले और हर जगह ये शख्स दिखाई दे रहा है। यानी कि संदीप सिंह के ऊपर अब जो सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है और संदीप से जुड़े संदीप को बुलाया जा सकता है और पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी के भी कई नेता सवाल उठा रहे हैं संदीप के दुबई कनेक्शन को लेकर। कितनी बार संदीप सिंह दुबई गया था, क्यों गया था, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कॉल डिटेल्स से जो सामने आई है, हमारे पास जो एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल्स है उसमें यह बात सामने आ रही है कि 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उस दिन एम्बुलेंस ड्राइवर से 3 बार संदीप सिंह ने बात की थी और फिर 16 जून को भी उसी एम्बुलेंस ड्राइवर से संदीप सिंह ने बात की थी। अब कई सवाल ऐसे हैं जिस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। तो कुल मिलाकर 4 बार बात हुई है संदीप सिंह की एम्बुलेंस के ड्राइवर से। आखिर संदीप सिंह ने क्या बात की, क्यों बात की, संदीप सिंह कौन है वो शख्स और क्यों वो अस्पताल पहुंचा या फिर मोर्चरी पहुंचा, कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में परिवार तक नहीं जानता है आखिर ये शख्स हर जगह क्यों दिख रहा था। लेकिन इन तमाम जगहों पर अभी तक जो हमारी जानकारी है, कहीं भी जहां पर साइन करने की बात थी कहीं भी इस शख्स ने खुद साइन नहीं किया है, चाहे वो मोर्चरी हो, अस्पताल हो या दूसरी और जगहों पर। लेकिन कॉल डिटेल्स कई सवाल अब खड़े कर रहे हैं इस शख्स पर। कौन है ये संदीप सिंह जो अपने आप को सुशांत का करीबी बताता था, लेकिन पिछले 1 साल में एक भी बार इसने संदीप सिंह ने बात नहीं की सुशांत सिंह राजपूत से। लेकिन 14 जून जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप ने 3 बार कॉल करके बात की है। आखिर क्या बात की एम्बुलेंस ड्राइवर से, ये एक बहुत अहम सवाल है। साथ ही 16 तारीख को भी संदीप सिंह ने बात की थी। 16 तारीख को अब क्या बात हुई है, ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है। हम सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी अंजना ओम कश्यप के पास। अंजना, ये वाकई चौंकाने वाली बात है और ये जो कॉल डिटेल्स है ये कई सवाल अब खड़े कर रहे हैं कि आखिर एम्बुलेंस ड्राइवर से 3 बार या फिर 4 बार संदीप सिंह ने क्या बात की होगी। बिल्कुल, और अगर मान लीजिए 14 जून को एम्बुलेंस को कहीं बुलाने या इधर उधर ले जाने के लिए बातचीत हो रही थी, तो आखिर 16 जून को किस बारे में बात हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 4 कॉन्वर्सेशन है पूरे, जिसमें से 3 तो 14 जून के हैं लेकिन एक 16 जून को है। हमने एम्बुलेंस वाला जो ड्राइवर है उससे भी बात करने की कोशिश की, तो वो इस बात से बहुत बौखलाया हुआ है कि उससे जानकारी ली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच वो यही कहता है कि मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने किससे बात की है, मुझे नहीं पता है कि किससे क्या बात की है। वो इसको डिनाई कर रहा है, इस पर बातचीत करने से अब इनकार कर रहा है। लेकिन संदीप सिंह, देखिए आज सुबह से ये सवाल खड़े हो रहे थे ना कि 1 साल तक आपकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप मैन इन कमांड बन गए उनकी डेथ के बाद वहां पर। इसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता ने अलग सवाल किए, वो कहते हैं कि सीबीआई इनसे पूछताछ करे। तो संदीप सिंह के इर्द गिर्द कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी में एक ये कड़ी भी है कि 14 जून को भी जिस दिन मौत हुई थी सुशांत की उस दिन 3 बार और फिर 16 जून को एक बार एम्बुलेंस ड्राइवर से आखिर क्या बात हुई।
बिल्कुल, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं संदीप सिंह को लेकर के। और अब अंजना, वाकई काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है ऐसे में, जो बात भी आप कह रही है कि अगर मान भी ये लिया जाए कि 14 जून को जिस दिन मौत हुई थी उस दिन इससे रिलेटेड कि कहां ले जाया जा रहा है, इससे रिलेटेड उसने बात की होगी एम्बुलेंस ड्राइवर से, लेकिन 16 तारीख की बात यहां पर ये पता करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कि आखिर 16 जून को मौत के 2 दिन बाद, 16 जून को नहीं, ये 14 जून को नहीं, 15 जून को भी नहीं, अगले दिन भी नहीं, 16 जून को, एक दिन के गैप के बाद आखिर क्या बात हुई थी, इसको लेकर सवाल है। क्योंकि ये अपने आप में एक पहेली सी किसी को भी सुनाई देगी कि आपने 14 जून को तो बात किया, ठीक बात है, हो सकता है आपको इस गेट पे नहीं, उस गेट पे आओ, वहां पे आओ, यहाँ पे आओ, हालांकि गाड़ी आती है, उसके बाद आप ड्राइव उसमें बैठ जाते हैं, उसके बाद लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर टेक ओवर हो जाता है, उसके बाद बातचीत की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी अगर ऑटोप्सी और तमाम चीजें करने के बाद आपको एम्बुलेंस एक हिस्से में चाहिए था तो आप फोन कर सकते हैं। पर 16 जून को क्यों, 16 जून को क्या बात हुई? और अब हम बात करेंगे बाढ़ से तबाही की। इस समय गुजरात में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में समस्या बेहद गंभीर हो गई है। राज्य के कई जिलों में डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, नदियां इस वक्त उफान पर हैं और जो कटाव देखा जा रहा है उनसे काफी हद तक लोग डरे हुए हैं। हालात जिस तरह से बिगड़े हैं, जलाशयों के गेट भी खोले जा रहे हैं। कुदरत की कहर से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आसमानी आफत से जान पर बनाई। नदियों में जबरदस्त उफान, नालों में खतरा ही खतरा। कहीं बाइक सवार बह गया, तो कहीं जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में बाढ़ के जानलेवा हालात। हाहाकारी लहरें अब जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। सैलाब का तांडव शुरू हुआ तो गुजरात की जान खतरे में आ गई है। कच्छ में उफनता सैलाब एक बाइक सवार की जान पर बनाई। ये बाइक सवार सैलाब में डूबी सड़क को पार करना चाहता था। पहले इसने कुछ पल रुककर सोचा, फिर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन लहरों के बीच में आते ही बाइक पर कंट्रोल नहीं रहा। तेज धार की चपेट में आकर बाइक समेत ये सवार सीधे नदी में धड़ाम जा गिरा। उफान की आवाज डरावनी थी, इसमें डूबे बाइक सवार का पता भी नहीं लग पाया। कच्छ में कई दिनों से बारिश हो रही है, इसका असर अन्य इलाकों में भी दिख रहा है। शहर का ये हाल देखिए, मानो पूरा इलाका समंदर में तब्दील हो गया है। गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश का तांडव दिख रहा है। लहरों की रफ्तार डराने वाली है। इनकी आवाज सुनकर दिल बैठने लगता है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि रावल डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो होने लगा तो इसके 5 गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने 18 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। गिर सोमनाथ के सभी डैम का एक जैसा हाल है। अब गुजरात के मोरबी जिले का ये हाल देखिए। मोरबी और कच्छ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 27 का ये हाल है। अब यहाँ सैलाब का राज है, लिहाजा आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जिला के सभी डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। यहाँ से गुजरने वाली मच्छू नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी हालात अभी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। राजकोट में भी आसमानी आफत बेहिसाब है। भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि डैम लबालब भर चुके हैं। जलाशयों में जलस्तर बढ़ने का खतरा महसूस होने के बाद प्रशासन एक एक करके उनके गेट खोल रहा है। सोमवार को मोज डैम के 6 दरवाजे खोले गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरें
हालात की गवाही दे रही हैं। राजकोट के स्वामी नारायण मंदिर की हालत ऐसी हो गई है, मंदिर के पिछले हिस्से में पानी ही पानी भर गया है। शहर के कई हिस्सों में ऐसा ही हाल है। गुजरात के जूनागढ़ में भी हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। लोग उसी खतरे के बीच से जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बाढ़ का आलम ऐसा है कि घरों में पानी घुस चुका है। कहीं कहीं 4 फीट से ज्यादा पानी जिंदगी को डरा रहा है। सूरत में ताप्ती नदी सब कुछ उजाड़ देने को बेताब है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी में पानी का स्तर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि किनारे बसे लोगों पर खतरा बेहिसाब हो गया है। डूब चुके ताप्ती नदी के रिवर फ्रंट की तस्वीरें उस खतरे की गवाही दे रही हैं। इसे देखते हुए महानगर पालिका ने 20 फ्लड गेट बंद कर दिए हैं। अहमदाबाद में भी हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। स्थिति नाजुक होने के बाद महिसागर काटना बांध से मही नदी में करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। इस वजह से कई पुल पानी में डूब गए। अब प्रशासन ने निचले इलाके में बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है। यातायात भी बंद कर दिए गए हैं। महिसागर से वीरेंद्र जोशी, सूरत से संजय सिंह राठौर और राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। 3 at 3 में हम तीनों के साथ बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।